Bismillahirrahmanirrahim. Today we will have discussion on FOH costing. और FOH costing के अंदर हम लोग FOH की estimation किस तरीके से करते हैं और हम activity levels को different activity levels को use करके हम FOH को calculate किस तरीके से करते हैं, ये मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। मैंने इसी हवाले से जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं इसके ऊपर वो मैंने वीडियोस आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर की हुई हैं, आप उनको देखिएगा और आप उनको समझने की कोशिश कीजिएगा। हम आप आज उसके ऊपर जो है वो कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस करेंगे जिसमें मैं आप लोगों को FOH की कैलकुलेशन जो है वो डिफरेंट जो सिनेरियोज हो सकते हैं वो समझाने की कोशिश करूँगा। उसके लिए मैंने जो हमारी रिकमेंडेड बुक है कॉस्ट अकाउंटिंग बाय वेंडरबैक, उसकी कुछ एक्सरसाइजेस को सिलेक्ट किया है। वो मैं एक्सरसाइजेज आप लोगों के साथ उसका सॉल्यूशन जो है वो शेयर करूंगा और हम लोग ये सीखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो है वो उन FOH की कैलकुलेशंस को और यूनिट कॉस्ट को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ये हम लोग जो है वो आज के लेक्चर के अंदर देखेंगे। मैं आपके साथ जो है वो क्वेश्चन शेयर करता हूं और फिर हम लोग जो है वो उसको प्रॉपरली डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। हियर इज द क्वेश्चन, एक्सरसाइज E5 है। E5 को लेके हम लोग जो है वो यहाँ पे कैलकुलेशंस करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो है वो FOH को कैलकुलेट करते हैं और FOH की कॉस्ट के ऊपर जो वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट होता है उसका इम्पैक्ट किस तरीके से आता है जब हमारी एक्टिविटी चेंज होती है। तो ये हम लोग जो है वो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा सा एलेबोरेट करने की कोशिश करेंगे। कंप्यूटिंग यूनिट कॉस्ट एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन, Sanctions Incorporation budgeted for 12,000 bottles for perfume QE during the month of May. मई के अंदर उन्होंने 12,000 बॉटल्स बनाई हैं और 12,000 बॉटल्स को उन्होंने जो यूनिट कॉस्ट गिवन है हमें, द यूनिट कॉस्ट ऑफ QE वाज 20, उसकी यूनिट कॉस्ट 20 थी टोटल, कंसिस्टिंग ऑफ डायरेक्ट मटीरियल 7, डायरेक्ट लेबर 8 एंड फैक्ट्री ओवरहेड 5। फैक्ट्री ओवरहेड उनके 5 थे जिसमें फिक्स्ड 2 हैं और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 3 हैं। और ये किस एक्टिविटी लेवल के ऊपर उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है, दैट इज 12,000 बॉटल्स की एक्टिविटी लेवल के ऊपर उन्होंने कैलकुलेशन की हुई है। और उन्होंने हमें कहा गया है व्हाट वुड बी द यूनिट कॉस्ट इफ 10,000 बॉटल्स वर मैन्युफैक्चर्ड। अगर 10,000 बोतलें वो बनाते हैं, 12,000 की बजाय 10,000 बॉटल्स बनाते हैं, तो बताएं यूनिट कॉस्ट क्या होगी। And what would be the unit cost if 20,000 bottles were produced? अगर वो 20,000 बॉटल्स बनाते हैं तो तब उनकी यूनिट कॉस्ट क्या होगी, ये हम लोगों ने उनको जो है वो कैलकुलेट करके बताना है कि ये किस तरीके से कैलकुलेट होगा। और आखिर में है ये एक्सप्लेन व्हाई द डिफरेंस अकर्स इन द यूनिट कॉस्ट, और यूनिट कॉस्ट में जो फर्क आ रहा है वो क्यों फर्क आ रहा है, हम देखते हैं कि क्या फर्क आता है और उसकी वजह क्या है, ये भी हम लोग यहाँ पे उसको जो है वो डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। ओके जी, मैं आपके साथ सोल्यूशन शेयर करता हूँ बोर्ड और फिर उसके बाद जो हम लोग इसके ऊपर सॉल्यूशन करते हैं। दिस इज आवर एक्सरसाइज नंबर E45 एक्सरसाइज है और उसमें हम लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ यूनिट कॉस्ट करनी है जी। कैलकुलेशन ऑफ यूनिट कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट की कैलकुलेशन करनी है। पहले जो लेवल है बॉटल्स का वो क्या है जी, पहले उन्होंने कहा जी कि किस लेवल के ऊपर हमने करनी है। अगर वो 10,000 बॉटल्स बनाते हैं, 10,000 बॉटल्स, और फिर दूसरा है जी 20,000 बॉटल्स। अगर वो 10,000 बॉटल्स बनाते हैं तो तब उनकी यूनिट कॉस्ट क्या होती है, और अगर वो 20,000 बॉटल्स बनाते हैं तो तब उनकी यूनिट कॉस्ट क्या हो सकती है। तो इसमें जो कॉस्ट है वो है जी डायरेक्ट मटेरियल है, फिर डायरेक्ट लेबर है और फिर क्या है FOH है। अब FOH के अंदर जो है वो हमारे पास दो तरह के FOH हैं, एक क्या है वेरिएबल और एक क्या है फिक्स्ड हैं। ओके, अब चूंकि हमने यूनिट कॉस्ट निकालनी है तो यूनिट कॉस्ट जो है वो हमें पर यूनिट चाहिए। पर यूनिट हमें ऑलरेडी इंफॉर्मेशन कुछ तो गिवन है, वो उसी को ही हम लोग यूज करेंगे। जैसे क्या क्या चीजें हमें गिवन है, जैसे हमारे पास जो डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट की कॉस्ट हमें गिवन है दैट इज 7 पर यूनिट, 7.0। अगर मैं 10,000 बॉटल्स बनाता हूं तो तभी भी पर यूनिट ये क्या रहेगी, सेम रहेगी, बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट डजंट चेंज पर यूनिट।
पर यूनिट ये कॉस्ट चेंज नहीं होती है। हाँ, इन टोटल ये चेंज होती है, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट चेंज नहीं होती। पर यूनिट कॉस्ट, वेरिएबल पर यूनिट कॉस्ट विल रिमेन सेम एट एनी लेवल ऑफ एक्टिविटी। ओके, इस तरीके से जब हम लोग 10,000 यूनिट बनाएंगे तो पर यूनिट मटेरियल यहाँ पे भी 7 रहेगा और यहाँ पे भी 7 ही रहेगा। लेकिन अब आप टोटल की अगर बात करते हो तो टोटल जब आप मल्टीप्लाई करोगे 10,000 को 7 के साथ तो क्या बन जाएगा 70,000, और जब आप 20,000 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा 1,40,000। तो टोटल तो चेंज होगा लेकिन पर यूनिट चेंज नहीं होगा। इसलिए वेरिएबल कॉस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस बट इन पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट डज नॉट चेंज, इट रिमेन्स सेम एट एनी लेवल ऑफ एक्टिविटी। ओके, विद इन रेलेवेंट रेंज की बात हो रही है, एक सर्टेन रेंज तक ही ऐसा होता है। जब एक सर्टेन रेंज से आप बाहर निकल जाते हैं तो फिर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं जी कि कॉस्ट कभी भी फिक्स्ड नहीं होती, कॉस्ट हमेशा क्या होती है वेरिएबल होती है, चेंज होती रहती है, और पर यूनिट भी चेंज होती रहती है। लेकिन हमारी अजम्पशन क्या है कि हम शॉर्ट रेंज में बात कर रहे हैं, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम लोग शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, विद इन रेलेवेंट रेंज की बात कर रहे हैं। और विद इन रेलेवेंट रेंज जो होती है ना, कॉस्ट हमेशा क्या होती है, या तो फिक्स्ड रहती है या फिर वेरिएबल होती है। और फिक्स की कॉस्ट की क्या होती है कि फिक्स कॉस्ट रिमेन्स सेम इन टोटल बट ए पर यूनिट चेंजेस। लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस इन टोटल बट पर यूनिट रिमेन्स सेम। ये याद रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इसकी। और ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर जो है वो बाद वक्त बच्चे इसको कंफ्यूज कर जाते होते हैं। ओके जी, डायरेक्ट लेबर जो है वो उन्होंने हमें गिवन है, दैट इज 8 पर यूनिट एंड इट इज आल्सो 8 ओवर हियर, दोनों जगहों पे यही सेम आ जाएगी। अब आ जाते हैं ओवरहेड्स। अब ओवरहेड्स में एक तो है वेरिएबल, वेरिएबल पार्ट क्या होगा, वो तो पर यूनिट क्या रहेगा सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो वेरिएबल पर यूनिट जो है वो हमें दिया गया है FOH के अंदर, दैट इज 3 पर यूनिट, और इसी लिहाज से यहाँ पे भी हम लोग 3 पर यूनिट लिखेंगे। अब का बात कर लेते हैं फिक्स्ड की। तो पहली बात तो यह है कि हमारे पास फिक्स्ड जो होते हैं ना वो टोटल सेम रहते हैं, लेकिन पर यूनिट चेंज होते हैं। तो वो कैसे चेंज होते हैं ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात तो ये कि टोटल फिक्स्ड FOH कितने हैं ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। उन्होंने हमें कहा कि 12,000 की एक्टिविटी के ऊपर पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है 2 पर यूनिट। दैट फैक्ट इज गिवन इन आवर क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि पर यूनिट फिक्स कितनी है 2। अब ये कैसे बताया गया है ये मैं आपको बताने लगा हूं कि सवाल के अंदर इंफॉर्मेशन ढूंढनी कैसे है। ये देखें, हमने कहा जी किस लेवल के ऊपर 12,000 के ऊपर कितनी है फिक्स कॉस्ट 2 पर यूनिट, तो टोटल कितनी हो जाएगी फिर 12,000 को जरब दे दें 2 के साथ तो टोटल आ जाएगी, कितनी आ गई 24,000। तो यही वाली जो है वो हम कैलकुलेशन है अपने क्वेश्चन के अंदर कर लेते हैं। तो 12,000 को जब आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 24,000। अब फिक्स कॉस्ट रिमेन्स सेम एट एवरी लेवल ऑफ एक्टिविटी, हर एक लेवल के ऊपर फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी सेम रहेगी। अब यहाँ पे जो फिक्स कॉस्ट है, अब यही फिक्स कॉस्ट है, अब 10,000 यूनिट जब आप बनाओगे तो फिक्स कॉस्ट कितनी है 24,000, और अगर आप 20,000 यूनिट बनाओगे तो फिक्स कॉस्ट कितनी है 24,000, अगर आप 12,000 यूनिट बनाओगे तो फिक्स कॉस्ट कितनी है फिर भी 24,000, अगर आप 13,000 बनाएंगे तो फिर 24,000, 18,000 बनाओगे तो फिर भी 24,000। समझ आ रही बात की? तो ये सेम रहनी है, ये चेंज नहीं होनी। इन टोटल की बात कर रहा हूं, इन टोटल ये कॉस्ट चेंज नहीं होगी। अब हम कहते हैं पर यूनिट क्या फर्क पड़ता है। तो पर यूनिट जब आप देखोगे यहाँ पे तो आप क्या करते हो जी 24,000 टोटल कॉस्ट है, ठीक है ना जी 24,000, और जब इसको करोगे किसके ऊपर 10,000 यूनिट्स के ऊपर डिवाइड तो ये आ जाएगी 2.4 पर यूनिट। गॉट माय पॉइंट? ओके, और जब आप लोग इसी 24,000 की कॉस्ट को डिवाइड करोगे किसके ऊपर 20,000 यूनिट्स के ऊपर तो ये आ जाएगी 1.2 पर यूनिट। तो इस लिहाज से आपके पास इसकी टोटल कॉस्ट और इसकी टोटल कॉस्ट पर यूनिट बनेगी टोटल पर यूनिट कॉस्ट। टोटल यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 15 और 3 18 और 2 20, 20.4,
और इसी तरीके से ये आ जाएगी 15 और 3 18 और 19.2। इस तरीके से आपके पास जो है वो इन दोनों लेवल्स के ऊपर कॉस्ट जो है वो हमने पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट कर लिया और हमें ये जवाब मिल गया कि 10,000 यूनिट अगर हम बनाएंगे तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट क्या आएगी 20.4 और अगर हम 20,000 यूनिट बनाएंगे तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट क्या आएगी 19.2 की कॉस्ट आ जाएगी। गॉट में जी? ओके, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है कि व्हाई दिस इज अ डिफरेंस। सवाल का अगला पार्ट क्या है कि इन दोनों में फर्क है क्यों, वजह, इसकी फर्क की वजह क्या है। तो बेसिकली इन दोनों की जब आप थर्ड पार्ट करोगे, ये मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 आप दोनों को आपको सॉल्व करके बता दिया कि 10,000 के ऊपर पर यूनिट कॉस्ट क्या है, दैट इज 20.4 और अगर 20,000 यूनिट है तो उसके ऊपर पर यूनिट कॉस्ट क्या है, दैट इज 19.2। ओके, तो व्हाई देयर इज डिफरेंस। अब इस सवाल का जवाब हम देखते हैं कि डिफरेंस है क्यों। द डिफरेंस इज ड्यू टू फिक्स्ड कॉस्ट। डिफरेंस किसकी वजह से है, फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से। मंथली फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है जी, मंथली फिक्स्ड FOH इज 24,000 है। When 10,000 units are produced, this fixed FOH will be allocated to 10,000 units, resulting per unit fixed cost 2.4। जब हम लोग यही 24,000 की कॉस्ट को 10,000 यूनिट पे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा, 2.4 पर यूनिट। अब दूसरा क्या केस क्या है, when 20,000 units are produced, fixed FOH will be allocated to 20,000 units instead of 10,000, which will result into decrease in per unit fixed cost, that is 1.2। बात समझ आ रही है जी कि मीन हम लोगों ने जब 20,000 यूनिट बनाए तो यही 24,000 जो है वो कितने यूनिट पे डिवाइड होगी या कितने यूनिट पे एलोकेट होगी, 20,000 पे, जिसकी वजह से जब हम प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट क्या है, अब ज्यादा लोगों के हिस्से में आएगी। गॉट इट? जैसे अगर आप लोग आप ये कहते हो जी कि आपने एक फंक्शन करना है और जो रेंट है हॉल का वो है जी 50,000 रुपया। अगर आप 50 मेहमान बुलाओगे तो पर गेस्ट जो है वो कितना खर्चा आएगा, 1,000 रुपया। लेकिन अगर आप 500 गेस्ट मंगवा लोगे तो फिर पर वो कहता है ये हॉल आपके सामने है, चाहे आप 50 मंगवाओ चाहे आप 500 के लिए कर लो बुकिंग। तो अगर आप 500 बुलवाएंगे तो फिर पर हेड क्या आएगा, 100 रुपया। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसलिए हम जब प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यही होता है इकोनॉमी ऑफ स्केल। जब आप इकोनॉमी ऑफ स्केल में जाते हो तो बेसिकली पर यूनिट कॉस्ट, व्हाई पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीजेस, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स सेम इन टोटल and that total fixed cost when allocated to more units it will decrease per unit. Got my point? So this is the difference। और ये क्यों डिफरेंस आ रहा है ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि जब हम लोग ज्यादा यूनिट्स के ऊपर वही वाली कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एलोकेट करते हैं, तो फिर हमारी पर यूनिट जो होता है वो खर्चा, एक्सपेंस क्या हो जाता है,
कम हो जाता है। ठीक है कि नहीं? जैसे आप लोग अगर मरी जा रहे हो तो आप ये कहते हो जी कि अगर आप लोग 4 लोग बैठ के कोस्टर में जाओगे और कोस्टर वाले को 40,000 रुपया दोगे तो पर हेड कितना आएगा? 10,000 रुपया। लेकिन अगर वही आप 20 लोग बिठा के ले जाओ तो फिर पर हेड क्या आएगा? 2,000 रुपया। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि अच्छा यार, हम क्या करते हैं, मैक्सिमम कोस्टर को यूटिलाइज करते हैं ताकि पर हेड खर्चा जो है वो कम से कम आए। तो फिक्स कॉस्ट को हम मैनेज कैसे करते हैं? हम अपनी प्रोडक्शन को क्या करते हैं, बढ़ा सकते हैं और उसकी वजह से हमारी पर यूनिट कॉस्ट क्या हो सकती है, रिड्यूस हो सकती है, कम हो सकती है। व्हाट माय पॉइंट जी? Instead of 10,000, which will result into decrease in per unit fixed cost, that is 1.2. ओके जी, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जी अगला सवाल हमारे पास क्या है। अब इसी चीज को ही हम यूज करते हैं। We have another scenario जिसमें here we have a problem, that is problem 4.5. 4.5 प्रॉब्लम में बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट को एस्टिमेट कैसे करते हैं, बजट कैसे करते हैं, प्लान कैसे करते हैं, ये मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। जो कि हमारा आज का टॉपिक है कि हम FOH को बजट कैसे कर सकते हैं, हम FOH को क्या है कि एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें एस्टिमेशन करना होती है FOH की। हम एक्चुअल FOH की बजाय क्या करते हैं, बजटेड FOH को यूज करते हैं, एस्टिमेटेड FOH को यूज करते हैं। आने वाले आइंदा लेक्चर के अंदर हम लोग इसके ऊपर जब डिस्कशन करेंगे तो मैं आप लोगों को मजीद इस पे क्लैरिटी लाने की कोशिश करूंगा कि क्यों हम लोग FOH एस्टिमेटेड लेते हैं और एक्चुअल क्यों नहीं लेते हैं। तो ये वाली जो है वो सारी बातें जो हम अगले वाले लेक्चर्स के अंदर इसको डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि एस्टिमेट हम कम कर कैसे सकते हैं। आपको पिछले लेक्चर को थोड़ा सा जो है वो ज़हन में रखना पड़ेगा। हमने पिछले लेक्चर में 3 मेथड सीखने की कोशिश की थी, दैट वाज हाई लो मेथड, दैट वाज स्कैटर ग्राफ मेथड एंड दैट वाज रिग्रेशन मेथड। ये 3 मेथड हम किस लिए करते हैं, जब हमारे पास कॉस्ट होती है वो फिक्स्ड एंड वेरिएबल का कॉम्बिनेशन आती है, मीन मिक्स्ड कॉस्ट होती है। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, उसका एक फॉर्मूला बनाने के लिए, उसका एक फंक्शन बनाने के लिए हम लोग जो है वो कॉस्ट को एक फंक्शन की सूरत में लिख लेते हैं। वो फंक्शन इसीलिए लिखते हैं ताकि हम लोग जब वो किसी भी लेवल के ऊपर अगर कॉस्ट की कैलकुलेशन करना चाहें तो वो हमारे पास जो है वो अवेलेबल हो सके। ये सवाल जो है वो बिल्कुल उसी तरीके का है कि यहाँ पे उन्होंने हमें ये कहा है कि एक लेवल पे हमें कॉस्ट दे दी गई है, अब उस कॉस्ट को हमने लेके और उसके ऊपर देखना है कि कौन सी वेरिएबल कॉस्ट है और कौन सी फिक्स कॉस्ट है, और उसके मुताबिक हमने उसका एक क्या करना है, फॉर्मूला बनाना है। और उस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट को बजट करेंगे फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज के ऊपर। इसी को ही जब हम लोग डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी के ऊपर कॉस्ट को या रेवेन्यूज को बजट करते हैं, इसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट का मतलब क्या होता है कि आपने फ्लेक्सिबल रखा है, जिस मर्जी लेवल के ऊपर क्या कर लो, कैलकुलेशन कर लो। तो वो कब पॉसिबल होगा, जब आपके पास कॉस्ट का फॉर्मूला होगा, कॉस्ट का फंक्शन होगा। तो कॉस्ट का फंक्शन आप कैसे बनाते हैं, ये हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर सीखने की कोशिश की थी। जैसे जिस तरह से मैंने आपको बताया था y = a + bx, हमने कहा जी कॉस्ट हमारी लीनियर होती है, एक स्ट्रेट लाइन में होती है, और उस लीनियर फंक्शन को हम किस तरह से लिखते हैं, y = a + bx की सूरत में लिखते हैं। ओके, अब हम लोग यहाँ पे इसको ये डिफरेंट एक्सपेंसेस हमें दिए गए हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है, पार है, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन है, फैक्ट्री प्रॉपर्टी है, फैक्ट्री इंश्योरेंस है, और टोटल एक्सपेंसेस दिए गए हैं। और हमें ये साथ कहा जा रहा है कि आपने करना क्या है कि आप डिफरेंट लेवल के ऊपर जो है वो कॉस्ट को कैलकुलेट करें। ओके जी, प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट्स, हमें फ्लेक्सिबल बजट बनाना है डिफरेंट लेवल्स के ऊपर, 1000, 2000 एंड 4000 यूनिट्स लेवल के ऊपर हम लोगों ने बजट करना है, कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। तो आप एस्टिमेट करेंगे कॉस्ट को या फोरकास्ट करेंगे एंड ऑन दीज डिफरेंट लेवल्स।
तो हम लोग इसका सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करता हूं। हम लोग जो है इसके डाटा के ऊपर वापस चले जाते हैं, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम लोग जो है वो वहां से देख पाए। ओके जी, अब सबसे पहले हम लोग जो है वो इसका इसी तरीके से फॉर्मेट बना लेते हैं। मैं यहाँ पे आपके साथ सोल्यूशन शेयर करने जा रहा हूँ। ओके जी, यहाँ पे ये हमारा है जी एक्सरसाइज या सॉरी प्रॉब्लम 4-5, ये प्रॉब्लम है और हम लोग यहाँ पे बनाने जा रहे हैं फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट है जी, यूनिट्स लेवल क्या है, यूनिट्स हैं जी 1000। चलिए मैं थोड़ा सा स्पेस दे के लिखता हूं, 1000, 2000 एंड 4000। ओके, अब आप यूनिट्स के बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे उनके हेड्स लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल्स, फिर इनडायरेक्ट लेबर, फिर उसके बाद क्या है जी तीसरे नंबर पे पार। अच्छा जी, अब उसके बाद जो है वो हम लोग फिर उसके बाद है जी डेप्रिसिएशन, और फिर इसके बाद है जी हमारे पास प्रॉपर्टी टैक्स, और इसके बाद है जी इंश्योरेंस। ये तमाम एक्सपेंसेस की हमें डिटेल जो है वो बताई गई है, और इसमें हमें ये बता दिया गया कि ये यूनिट्स लेवल हैं इनके, और इनके ऊपर उन्होंने हमें कुछ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे यहाँ पे हमें 2000 यूनिट लेवल के ऊपर, जैसे ये 2000 यूनिट्स लेवल के ऊपर कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड कर दी गई है, तो 2000 यूनिट्स के ऊपर जो है वो हम लोग यहाँ पे कॉस्ट लिख लेंगे इसकी। तो 10,000, 20,000, 15, 30 एंड 28 एंड 22, ये तमाम कॉस्ट जो हमें अवेलेबल हैं, ये हम लोग 2000 लेवल के साथ जो है वो लिख लेते हैं। ये 2000 लेवल के नीचे जो है वो हमारे पास इनडायरेक्ट मटेरियल है जी 10,000, इनडायरेक्ट लेबर है जी 20,000, फिर उसके बाद पार हमें दी गई है दैट इज 15,000, फिर उसके बाद जब हमें ये दिया गया डेप्रिसिएशन दी गई है जी 30,000, फिर उसके बाद हमें जो प्रॉपर्टी टैक्स है दैट इज 28,000, और फिर उसके बाद हमें क्या दिया गया जी, इंश्योरेंस दी गई है जी 22,000। इस तरीके से हमें जो है ये तमाम एक्सपेंसेस प्रोवाइड कर दिए गए। अब इन्हीं इंफॉर्मेशन को यूज करके हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला बना लेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे कि हम पर यूनिट पैसे निकालेंगे और पर यूनिट कौन सी है और फिर टोटल कितनी है। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये देखें जरा गौर से कि पहले हमने ये देखना है कि ये वाली जो कॉस्ट हैं ये हमारी किस कैटेगरी की हैं, क्या ये वेरिएबल हैं कि फिक्स्ड हैं। तो सबसे पहले देखें जी इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होती है, वेरिएबल, क्योंकि जब भी प्रोडक्शन बढ़ेगी इनडायरेक्ट मटेरियल्स भी ज्यादा लगेंगे, सही है कि नहीं, तो इसलिए ये क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। और अगर हम लोग इसका फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला, और फॉर्मूला हमने किस सूरत में लिखना है, y इज इक्वल टू a प्लस bx, ऐसे है कि नहीं, यही फंक्शन होता है ना। ओके, अब आप ये देखो जी y क्या है, टोटल कॉस्ट, a क्या है, फिक्स कॉस्ट, b क्या है, वेरिएबल रेट, और x क्या है, एक्टिविटी लेवल। ओके, अब आप ये देखें जी मटेरियल का फिर फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस बी एक्स की सूरत में अगर आप लिखते हो तो a क्या है इसमें, क्योंकि हमने कहा ये क्या है, वेरिएबल कॉस्ट, और इसमें फिक्स का कोई पार्ट नहीं होता है, तो इसलिए फिक्स्ड क्या है, जीरो, फिक्स क्या है, जीरो, और प्लस b क्या निकलता है, b निकालने के लिए आप क्या करोगे, 10,000 डिवाइडेड बाय 2000 करोगे तो रेट निकल आएगा, सही है कि नहीं, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स करोगे तो पर यूनिट रेट निकल आएगा, पर यूनिट आ जाएगी ना कॉस्ट, तो क्या आएगी पर यूनिट, फिर 10,000 डिवाइडेड बाय 2000 दैट इज 5, और मैं 5 क्या लिख देता हूं, x, तो इसका फॉर्मूला फिर क्या बन गया मेरे पास, 5x। जीरो तो कुछ भी हैसियत नहीं रखता ना प्लस करने में, तो इसलिए क्या है 5x इसका फॉर्मूला बन गया। अब मैं 5x के साथ कोई भी एक्टिविटी लेवल डाल दूं x की जगह पे, तो आप निकाल लो, 1,000 पे निकाल लो, 2,000 पे, 4,000 पे, 5,000 पे, 10,000 पे, 6,000 पे, किसी भी लेवल ऑफ एक्टिविटी पे आप क्या कर सकते हो, कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हो, समझ के बात को। इसी तरीके से हम दूसरी देख लेते हैं, इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर भी क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट।
क्योंकि यहाँ पे चूंकि हमारे पास क्या है, कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं है ना, तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, सिर्फ वेरिएबल होगी या फिर सिर्फ फिक्स्ड होगी। क्लियर है? मैं इसकी थोड़ी सी वेरिएशन भी करके आपको अगले वाले जो है वो थोड़ा सा उसके बाद में करवाऊंगा। तो अभी क्या है, ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल के लिहाज से फिर हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा जी, 0 प्लस 20,000 डिवाइडेड बाय 2,000 करेंगे तो क्या आएगा 10। तो ये मैं लिख दूं 10x। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब है 0 तो कोई हैसियत नहीं रखता, तो फिर वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, 5x 10x 2x 3x। इज इट क्लियर? ओके, रेवेन्यू का भी यही होता है। अब आएगी जी पार। पार भी हम कहते हैं जी बिजली, ये भी क्या है, वेरिएबल है। हम अज्यूम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ये वेरिएबल है, फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, तो फिर इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 0 प्लस 15,000 डिवाइडेड बाय 2,000 क्या आ जाएगा 7.5x। क्लियर है जी? तो इसका मतलब है इसका फॉर्मूला बन गया। अब आ जाते हैं बात इसके ऊपर कि ये वाली जो कॉस्ट है, अच्छा इन सब को आप टोटल कर लोगे, इनको तीनों को 20 और 10 30 हो गया, 30 और 40 45,000 बन गया। ये 45,000 इसको कहेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इज इट क्लियर? और इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूं टोटल वेरिएबल कॉस्ट का, तो जरा गौर करें क्या बनता है, 0 0 0 और ये क्या बनेगा 10 और 5 15 और 7 22 22.5। तो 0 प्लस 22.5 x टोटल भी बन गया। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से जब हम लोग कोई भी फोरकास्टिंग करते हैं, बजटिंग करते हैं, तो हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं और उस फॉर्मूला को यूज करके हम क्या करते हैं, अपनी आगे फोरकास्टिंग बजटिंग कर सकते हैं। ओके जी। फिर इसके बाद हम लोग डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। अब ये चूंकि डेप्रिसिएशन क्या है, स्ट्रेट लाइन है। क्या है ये? स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन क्या होती है, फिक्स्ड। क्या होती है ये? फिक्स्ड। जब ये फिक्स्ड है तो इसका मतलब है इसका जो जीरो वाला पोर्शन है, ए वाला पोर्शन, वो तो आएगा। ठीक है कि नहीं? समझ के बात को? तो क्या है, ये फिक्स्ड है, हम ये कहते हैं ये क्या है 30,000 और प्लस, और जो वेरिएबल पार्ट है, क्योंकि इसमें वेरिएबल है ही नहीं, तो फिर वो क्या होगा 0x। बी देखो, जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है उसका बी क्या होता है 0, और जो वेरिएबल कॉस्ट होती है उसका ए क्या होता है, वो 0 होता है। क्लियर है? ओके। और जो मिक्स्ड होती है उसका ए भी होता है और बी होता है। क्लियर है ना? ओके। उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स, ये भी क्या है, फिक्स्ड है। प्रॉपर्टी टैक्स भी क्या होते हैं, टाइम बेस्ड होते हैं, तो ये भी फिक्स्ड है, तो ये भी आ जाएगा 28,000 प्लस 0x। क्लियर है जी? फिर उसके बाद आ जाएगा इंश्योरेंस, ये भी फिक्स्ड होती है, तो ये भी आ जाएगा 22,000 प्लस 0x। इस लिहाज से जब हम लोग इन फॉर्मूलाज में x की जगह पे 1,000 पुट कर देंगे तो हमारे पास ये वाली फिगर्स आ जाएंगी। तो हमने कहा जी ये 5 इंटू 1,000 क्या आ जाएगा 5,000, फिर 10 इंटू 10,000 1,000 क्या आ जाएगा 10,000, फिर उसके बाद 7.5 इंटू 10,000 आ जाएगा 7,500, और इन सब को जब आप टोटल करोगे तो ये आ जाएगा 15 और 7 22,500। ओके। और इसी तरीके से जब यहां पे करोगे तो ये 10,000 जीरो के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, और क्या आ जाएगा 30,000 ही, तो यहां पे आ जाएगा जी 30,000, यहां पे भी क्या आ जाएगा 28,000, यहां पे भी क्या आ जाएगा 22,000। तो इस लिहाज से जब आप इसको टोटल करोगे तो ये आ जाएगा 22 और ये आ जाएगा 50 और 30 80 80,000, और ये भी क्या आ जाएगा 80,000, और ये आ जाएगा जी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और यहां पे हम लिखेंगे जी टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी 22,500 जमा 80,000, तो ये आ जाएगा 1,02,500। इसी तरीके से 45,000 जमा 80,000 तो 1,25,000 1,25,000 आ गया। ओके। अब आप 4,000 की कैलकुलेशन कर लेते हैं। 4,000 मल्टीप्लाई बाय 5 20,000 आ गया, 20,000 प्लस 0 20,000, तो ये हम लोग यहां पे लिख लेंगे जी 20,000।
4,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 40,000 प्लस 0, 40,000 ये आ गया, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे जी 40,000। फिर उसके बाद है जी 4,000 मल्टीप्लाई बाय 7.5, कितना आ गया 30,000, यहाँ पे 30,000 आ गया। और इन सब को जब हमने टोटल किया तो 60 और 30 90,000 आ गया। और इसका उसी तरीके से ये क्या आ जाएगा 30,000, क्योंकि ये फिक्स्ड हैं तो फिक्स तो हर एक लेवल पे क्या रहने हैं सेम, तो इसलिए ये 30,000 ये आ जाएगा जी 28,000, ये आ जाएगा जी 22,000। तो इस लिहाज से हम लोग जब इसको टोटल करेंगे तो ये उसी तरीके से 80,000 आ जाएगा। और जब हम लोग 90,000 और 80,000 को टोटल करेंगे तो ये 1,70,000 की हमारे पास फिगर आ जाएगी। इस तरीके से आपका ये जो डॉक्यूमेंट बना है ये क्या बना है, फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट कहते ही इसको इसलिए है कि हम हर लेवल के ऊपर क्या कर सकते हैं, इसको डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं, इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज योर फ्लेक्सिबल बजट। ठीक है जी, होप सो कि आप लोग इसको समझ गए हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी वेरिएशन के साथ। थोड़ी सी वेरिएशन के साथ मैं ये कहता हूं कि हमारे पास यहां पे एक पार है और एक इनडायरेक्ट लेबर है। हमने कहा जी यहाँ पे एक 1,000 की एक्टिविटी है। फिर हमने कहा जी कि ये हमारे पास जो है वो अभी 2,000 की एक्टिविटी है और इसी लिहाज से यहाँ पे 3,000 की एक्टिविटी है। ये हमें 3 डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज दिए गए हैं। या हम लोग सिर्फ ये कहते हैं जी कि ये हमारे पास जो है वो सिर्फ 1,000 और 3,000 के लेवल के ऊपर क्या दिया गया है, कॉस्ट दी गई हैं। अच्छा जी, अब 1,000 के ऊपर अगर हम लोग कॉस्ट की बात करते हैं, इनडायरेक्ट लेबर है और प्लस इसके अलावा जो है वो इसमें पार है। अब 1,000 यूनिट्स के ऊपर अगर हम लोग इनडायरेक्ट लेबर की बात करें तो हम ये कहते हैं जी कि इनडायरेक्ट लेबर जो 1,000 यूनिट के ऊपर जो हमारी आती है वो क्या है जी, ये है जी हमारे पास 12,000। ठीक है जी, और ये हम कहते हैं जी कि ये है जी 32,000। इनडायरेक्ट लेबर हमारे पास क्या है, 1,000 के ऊपर जो है वो 12,000 है और 3,000 यूनिट्स के ऊपर कितनी है, 32,000 है। इसी तरीके से हम पार की बात कर लेते हैं। हम पार कहते हैं जी 1,000 के ऊपर है हमारे पास 10,000। क्लियर है, या चले 10,000 नहीं, हम लोग इसको कह लेते हैं, ये है जी हमारे पास 8,000। ठीक है जी, हम ये कहते हैं जी 1,000 के ऊपर कितनी है, 8,000। और 3,000 के ऊपर हम लोगों ने कहा कि ये आती है जी के 23,000। हमने कहा कि हमारे पास जो इनडायरेक्ट लेबर है वो कितनी है, 12,000। 10,000 यूनिट हूं अगर तो कितनी है, 12,000। और अगर 1,000 यूनिट हूं तो 12,000 है, और 3,000 यूनिट हूं तो क्या है, 32,000 है। इसी तरीके से हमने पार की बात की तो हमने कहा जी 1,000 यूनिट हूं तो कितनी है, 8,000। और अगर 3,000 यूनिट हूं तो कितनी है, 23,000। व्हाट माय पॉइंट। ओके, अब आप जरा गौर करें कि हमने कहा ये एक्टिविटी है, ये क्या है, एक्टिविटी। और एक्टिविटी क्या हो रही है, चेंज, डिफरेंट है ना। और इनके ऊपर जो कॉस्ट है वो भी क्या हो रही है, चेंज, डिफरेंट हो रही है। अब इसका मतलब ये हुआ कि पहला फैसला हो गया कि ये कौन सी कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट। मीन जब आपके पास एक ही लेवल दिया हुआ था जैसे हमारे क्वेश्चन में था, फिर तो मसला ही कोई नहीं था, हमने कहा ये वेरिएबल है, ये क्या है, फिक्स्ड है। लेकिन अगर 2 डिफरेंट लेवल दिए हुए हों तो तब हमें खुद फैसला करना पड़ेगा कि ये वेरिएबल है कि ये फिक्स्ड है। तो उसके लिए फिर अगर हम लोग ये कहें कि ये तो कैसे फैसला करेंगे, ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको समझाने की कोशिश की। अच्छा जी, अब आप ये देखें जी, हम फिर क्या करेंगे, चूंकि हम पहले देखेंगे क्या ये दोनों जगहों पे सेम है तो फिर वो कौन सी कॉस्ट आ जाएगी, फिक्स्ड। अगर ये दोनों जगहों पे सेम नहीं है तो फिर क्या है, वेरिएबल। अब अगला फैसला करना है कि ये वेरिएबल है कि सिर्फ वेरिएबल है कि मिक्स्ड है। फॉलो करें बात को। तो फिर उसके लिए क्या करोगे, रेट निकालोगे। तो जरा आप इसका रेट निकालें, 1,000 के साथ डिवाइड करें जरा 12,000 को, 12,000 डिवाइडेड बाय 1,000, रेट का निकला 12। ओके,
और 32,000 को डिवाइड करें जरा 3,000 पे, तो रेट क्या निकला? 10.67। अब आप जरा गौर करें, ये आता है 12.0 और वो आता है 10.67, दोनों में रेट सेम है, तो फिर ये कौन सी कॉस्ट है? मिक्स्ड कॉस्ट है। कौन सी कॉस्ट है? मिक्स्ड कॉस्ट है। ये सिर्फ वेरिएबल नहीं है। अगर दोनों में रेट क्या होता? सेम होता, तो फिर कौन सी कॉस्ट होती? वेरिएबल कॉस्ट होती। इज इट क्लियर? अब चूंकि ये मिक्स्ड कॉस्ट है, मीन इसका मतलब क्या है कि इसमें कुछ वेरिएबल है और कुछ फिक्स्ड है। अब अगला सवाल, अगली मुश्किल ये आ गई, कितनी फिक्स्ड है और कितनी वेरिएबल है? ठीक है, तो फिर उसके लिए आप क्या करते हो? हाई लो मेथड लगाते हो और स्कैटर ग्राफ मेथड लगाते हो और रिग्रेशन मेथड लगाते हो, ऐसा ही है ना? अब आपने ये फैसला करना है कि इस सिचुएशन में क्या लगेगा। अब चूंकि है ही सिर्फ 2 रेफरेंस पॉइंट है ना, तो 2 रेफरेंस पॉइंट में तो सिर्फ एक ही मेथड लगेगा। कौन सा? हाई लो मेथड। वही हाई लो मेथड होगा, वही रिग्रेशन मेथड होगा, वही स्कैटर ग्राफ मेथड है, क्योंकि 2 ही पॉइंट मिलाने हैं ना आपने। तो इसलिए यहां पे आप क्या करोगे? सबसे आसान मेथड लगा लोगे, दैट इज हाई लो मेथड। तो फिर आप लोग हाई लो मेथड के जरिए से करेंगे। ओके जी, हाई लो यूनिट्स कॉस्ट। हाई हाईएस्ट क्या है? एक्टिविटी यूनिट्स कितने हैं? 3,000। और लोएस्ट कितने हैं? 1,000। कॉस्ट कितनी है 3,000 के ऊपर? 32,000। और 1,000 के ऊपर 12,000। तो अब आप क्या करोगे? ये क्या निकला? 2,000 का फर्क आ गया। चेंज आ गई 2,000, और यहां पे चेंज क्या आ गई? 20,000। अब आप क्या करोगे? रेट निकालोगे। रेट किसके बराबर रहता है? चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स या एक्टिविटी। कॉस्ट में चेंज कितनी है? 20,000। और यूनिट्स में चेंज कितनी है? 2,000। तो रेट क्या आ गया? 10 पर यूनिट। तो ये रेट किसके बराबर होता है? आपके बी के। इज इट क्लियर? ओके, अब आपके पास जनरल इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू ए प्लस। अब आपने क्या मालूम करना है? ए किसके आएगा बराबर? y माइनस बी एक्स। ऐसे ही है कि नहीं? अब आप देखें जी, एक निकालने के लिए आपने कहा y है आपके पास यहां पे कितनी है जी? आप कोई सा भी लेवल ले लें, ये ले लें चाहे, और चाहे ये ले लें। तो आपने कहा जी 12,000 है y, माइनस बी आपने अभी कैलकुलेट किया है 10, और x आपने यहां पे करना है 1,000। तो अब आप करो जी, क्या आ जाएगा जी? 12,000 माइनस 10,000 बराबर आ जाएगा क्या? 2,000। तो b की वैल्यू क्या आ गई? 2,000। इज इट क्लियर? सॉरी, a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 2,000। अब इसके साथ ही आप क्या कर लोगे? अपनी इक्वेशन बना लोगे। और इक्वेशन अब आपके पास क्या बनेगी? y इज इक्वल टू क्या है जी? 2,000 प्लस 10x। अब ये जो पीछे मैंने फॉर्मूला लिखा है, जिसके मुताबिक मैंने यहां पे जो इनडायरेक्ट लेबर थी उसका फॉर्मूला लिखा था 0 प्लस 10x, तो अब ये क्या बन जाएगा? 2,000 प्लस 10x। सिनेरियो मैंने चेंज किया है ना, तो 2,000 प्लस 10x। अब आप जिसी भी मर्जी लेवल के ऊपर 4,000 पे करोगे तो 2,000 प्लस 4 जो है वो 4,000 इंटू 10 कर लोगे। 10 इंटू 4,000, तो 10 इंटू 4,000 40,000 प्लस 2,000 करोगे तो क्या आ जाएगा? 42,000 आ जाएगा। तो आप हर लेवल के ऊपर फिर क्या कर सकते हो? कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हो, एस्टिमेट कर सकते हो, बजट कर सकते हो। तो ये बेसिकली डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिसमें हम लोग एस्टिमेशन के लिए यूज करते हैं, और उसके जरिए से हम लोग जो है वो अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, हम अपनी एस्टिमेशन कर सकते हैं, और FOH को हम लोग अप्लाई करने के लिए ये डिफरेंट मेथड्स जो है वो यूज कर सकते हैं। होप सो। और इसी तरीके से अगर आप लोग ये देखें कि नेक्स्ट वाला अगर आप देखेंगे जरा गौर से, इस वाले को देखें जी जरा, आप 8,000 को 1,000 पे डिवाइड करो तो रेट क्या निकलता है?
और आप 23,000 को 3,000 पे डिवाइड करें तो रेट क्या निकलता है? 7.67। अब आप जरा गौर करें कि दोनों रेट क्या हैं, चेंज हैं, डिफरेंट हैं, तो फिर यह कौन सी कॉस्ट है? मिक्स कॉस्ट। तो जब ये मिक्स कॉस्ट होगी तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई मेथड लगाना पड़ेगा। तो बेहतर यह है कि जब 2 पॉइंट्स दिए हुए होते हैं या हाईएस्ट लोएस्ट पॉइंट दिया हुआ था तो सबसे आसान मेथड लगाना क्या है? आप हाई लो मेथड लगाएं और उससे क्या करें, वेरिएबल और फिक्स्ड पोर्शन अलग-अलग करें और उसमें का फॉर्मूला बना लें और फॉर्मूला बना के आप क्या कर सकते हो, उसकी एलोकेशन कर सकते हो, आप उसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। होप सो आप लोग जब इन तमाम चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर गए होंगे। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। मैं आपके साथ शेयर करता हूं एक्सरसाइज को, देखें प्लीज। ओके जी, डिटर्मिनिंग एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड को हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। The book of Prestige Products Company revealed that the following journal entry has been made at the end of the current accounting period. करंट अकाउंटिंग पीरियड में उन्होंने जो एक जर्नल एंट्री हमें मिली है उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट में से, वो है जी फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट और अंडर एंड ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट क्रेडिट। अंडर ओवर अप्लाइड के ऊपर डिटेल्ड में डिस्कशन जो है वो आइंदा आने वाले लेक्चर्स के अंदर आएगी। उसमें मैं आपको कंप्लीटली समझाने की कोशिश करूंगा कि हम अप्लाइड एफओएच कैसे करते हैं, फिर अंडर ओवर अप्लाइड कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से चूंकि ये आ गया है इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अंडर ओवर अप्लाइड होता बेसिकली क्या है? हम एफओएच एक्चुअल नहीं लेते हैं। हम एक्चुअल एफओएच इसलिए नहीं ले सकते हैं कि टाइमिंग इशू होते हैं, ठीक है। उसके ऊपर डिटेल जो है वो डिस्कशन हम आइंदा आने वाले लेक्चर्स में करेंगे, मैं उस पर टाइम नहीं लगाना चाह रहा हूँ। आप लोग जब उसको देखेंगे, जब आप लोग आपके साथ लेक्चर शेयर करूंगा तो आप लोगों को ये सारी चीजें जो है उसमें अंडरस्टैंड करने में इजी हो जाएंगी। यहाँ पे उन्होंने कहा जी कि जब हम लोग बेसिकली दो फिगर्स होती हैं हमारे पास, एक होते हैं एक्चुअल एफओएच और एक होते हैं अप्लाइड एफओएच, एस्टिमेटेड एफओएच। क्यों एस्टिमेट करते हैं ये हमारी बहस अभी फिलहाल नहीं है। आप सिर्फ ये देखेंगे दो फिगर्स होती हैं, एक एक्चुअल की और एक क्या एस्टिमेटेड की, अप्लाइड की। और एस्टिमेट करने का तरीका मैंने भी आपको समझाया कि कैसे करते हैं। अच्छा, एस्टिमेटेड और एक्चुअल को जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो बाज़ जो एस्टिमेटेड होते हैं वो तो शुरू में होते हैं और साल के एंड के ऊपर जाके जब हमारे पास एक्चुअल सामने आते हैं तो हम दोनों को कंपेयर करते हैं। बाज़ ऐसे होता है जी कि एक्चुअल कम आ जाते हैं और एस्टिमेटेड ज्यादा होते हैं, इसको हम कहते हैं ओवर अप्लाइड। क्या कहते हैं? मीन एस्टिमेटेड को हम अप्लाइड कहते हैं, तो उसको कह देते हैं ओवर अप्लाइड। और बाज़ क्या होता है जी कि एस्टिमेटेड जो होते हैं वो क्या होते हैं, कम हो जाते हैं और एक्चुअल हमारे पास ज्यादा आ जाते हैं एक्सपेंसेस एंड ऑफ द ईयर के ऊपर, तो उसको हम कहते हैं अंडर अप्लाइड। ओके, याद रखिए जब अंडर अप्लाइड होंगे तो और अप्लाई कर दो, सीधी सी बात है भाई। अंडर अप्लाइड है ना, कम अप्लाई किए थे और अप्लाई कर दें, तो मीन जितने एक्चुअल थे उसमें ऐड कर दें। इज इट क्लियर? और अगर ओवर अप्लाइड हैं तो क्या होगा कि जितने ओवर थे उसको क्या कर दो, कम कर दो, बराबर ले आओ ना वो एक्चुअल के। तो हमने अल्टीमेटली क्या करना होता है, एक्चुअल को किसके बराबर लेके जाना होता है, अप्लाइड के, या अप्लाइड को किसके बराबर लेके आना होता है, एक्चुअल के। तो दोनों का जो डिफरेंस होता है वो खत्म करना होता है। याद रखिएगा एक्चुअल एफओएच हमेशा डेबिट होते हैं। क्या होते हैं? जब भी आप एंट्री करोगे और एक्चुअल एफओएच की एंट्री करोगे तो आप हमेशा डेबिट करोगे। क्या, किस अकाउंट को डेबिट करोगे? एफओएच के अकाउंट को। ऑलवेज एफओएच अकाउंट इज डेबिटेड विद एक्चुअल एफओएच, विद। और याद रखिएगा हमेशा एफओएच अकाउंट जो होता है वो क्रेडिट होता है विद अप्लाइड एफओएच। अप्लाइड एफओएच हमेशा एफओएच के किस साइड पे होते हैं, किस साइड पे? क्रेडिट साइड पे ऊपर। और एक्चुअल एफओएच किस साइड पे आते हैं? डेबिट साइड के ऊपर। इज इट क्लियर? अब आप जरा गौर से देखें, एफओएच क्या हो रहा है? डेबिट। और अंडर ओवर अप्लाइड क्या हो रहा है? क्रेडिट। इट मींस कि हमने डेबिट कम किया था, अब मजीद और डेबिट कर रहे हैं और उसकी वजह से क्रेडिट किसको कर रहे हैं?
अंडर ओवर अप्लाइड को, मीन जितना कम अप्लाई किया था और कर दो। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने जो भी FOH को अकाउंट को जब हम डेबिट करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि मजीद जो क्रेडिट हमने ज्यादा किया था उसको हम कम कर रहे हैं और उसकी डेबिट साइड पे कर रहे हैं। तो मीन ये क्या थे, ओवर अप्लाइड थे और उसको हम लोगों ने क्या किया है, कम किया है। इज इट क्लियर? तो ये भी बेसिकली क्या होती है, अप्लाइड की ही रिवर्स एंट्री होती है, आप समझ लो। जो कम होता है उसको आप लोग ज्यादा कर देते हो और जो ज्यादा किया हुआ होता है उसको आप लोग कम कर देते हो। अगर तो FOH अकाउंट डेबिट हो रहा हो, क्या हो रहा हो, FOH अकाउंट क्या हो रहा हो, डेबिट, और अंडर ओवर अप्लाइड हो रहा हो क्रेडिट, तो ये किसकी एंट्री होती है, किसकी है ये, ओवर अप्लाइड की। किसकी? ओवर अप्लाइड की, मीन अप्लाई ज्यादा किए थे अब कम कर रहे हैं। ओके, मैं आपको समझाने के लिए बताना चाह रहा हूं, बोर्ड शेयर करता हूं, फिर उसके बाद आपको बताता हूं कि क्या होता है, पूरा फ्लो क्या बनता है, सीक्वेंस क्या बनता है। FOH अप्लाइड की एंट्री क्या होती है, FOH अप्लाइड की एंट्री हम करते हैं बेटे, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट और FOH अकाउंट क्रेडिट। इज इट क्लियर? वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट और FOH अकाउंट क्रेडिट, ये होती है FOH अप्लाइड की एंट्री। और एक्चुअल FOH की एंट्री होती है FOH अकाउंट डेबिट वेरियस अकाउंट्स क्रेडिट। वेरियस अकाउंट्स को हम क्रेडिट कर देते हैं, ये होती है किसकी, एक्चुअल FOH की एंट्री। अब दोनों में अकाउंट कौन सा कॉमन आ रहा है, FOH, तो यहां पे मैं एक T अकाउंट बनाता हूं, कौन सा वाला, FOH का अकाउंट। अब इसको पोस्ट कर लेता हूं, वर्क इन प्रोसेस की वजह से ये अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो वर्क इन प्रोसेस की वजह से ये क्रेडिट हो रहा है। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा जी कि ये है जी 50,000, गेटिंग माई पॉइंट, और ये भी क्या है 50,000, तो हमने यहां पे भी क्या लिखना है 50,000। हमने ये वाली एंट्री पोस्ट कर दी है 50,000 से। ओके, और इसके बाद ये वाली एंट्री जो हमने वेरियस अकाउंट से की थी, तो हमने कहा जी ये क्या होनी है, डेबिट, तो ये हमने डेबिट करना है किसकी वजह से, वेरियस अकाउंट्स। वेरियस अकाउंट्स की वजह से हमने कहा जी कि ये होता है जी 52,000। क्या हो रहा है, 52,000। अब आप मुझे ये बताएं कि किस साइड के ऊपर जो है वो क्या आ रहा है, ज्यादा है और किधर कम है, डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है। इसका मतलब है कि इधर भी 52,000 लिखूंगा और इधर भी 52,000 लिखूंगा, मैंने दोनों साइडों के ऊपर सेम अमाउंट लिख दी, और जो कम है वो क्या है, बैलेंस। अब ये वाला जो बैलेंस है ये क्या है 2,000। अब FOH की किस साइड पे आ रहा है, क्रेडिट साइड के, तो ये आ जाएगा अंडर ओवर अप्लाइड। इसको मैं क्या कहूंगा, ये मैं किसको चार्ज कर दूंगा, बैलेंस अंडर ओवर अप्लाइड को। अब आप जरा एंट्री देखें जरा क्या बनती है, FOH का अकाउंट क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, किस साइड पे नजर आ रही है अमाउंट, किस साइड पे बेटे नजर आ रही है अमाउंट, क्रेडिट साइड पे। गॉट माय पॉइंट? तो आप लोग क्या करोगे, FOH का अकाउंट क्या है, क्रेडिट, और डेबिट क्या होना है, जो आप जिसको कर रहे हो चार्ज ये कर रहे हो, तो क्या होना है अंडर ओवर अप्लाइड। FOH के अकाउंट को क्या कर दोगे, डेबिट, कितनी अमाउंट से, 2,000 से, और ये भी क्या कर दोगे 2,000 से। अब ये वाली जो एंट्री है ये बनती है बेसिकली क्या है कि बेटे जरा गौर करो, अप्लाई कितने किए थे 50,000 और एक्चुअल कितने हुए, तो हमने क्या किए अंडर अप्लाइड, क्या किए अंडर अप्लाइड, तो ये अंडर अप्लाइड की एंट्री है। किसकी एंट्री आ गई, ओके। अब मैं इसको थोड़ा रिवर्स कर लेता हूं,
मैं कहता हूं ये वाली आ जाएगी वर्क इन प्रोसेस की वजह से हमने कहा जी ये है जी 50,000, ओके, और वेरियस अकाउंट्स की वजह से आएगा जी 48,000। अब बताएं जी किस साइड पे बड़ी है अमाउंट? क्रेडिट साइड पे 50,000, इधर भी क्या करूंगा तो इस साइड पे बैलेंस क्या आ गया। अब ये कौन सा अकाउंट है? एफओएच के किस साइड पे बैलेंस आ रहा है? डेबिट साइड पे। तो इसका मतलब है एफओएच का अकाउंट क्या आ रहा है? डेबिट। कितनी अमाउंट से बेटे? 2,000 से। और क्रेडिट क्या है? अंडर ओवर अप्लाइड। कितनी अमाउंट से? 2,000 से। तो ये वाली एंट्री फिर किसकी हो जाएगी? ओवर अप्लाइड की। जी पूछे बेटे। वो इसलिए कि दोनों के लिए एक ही अकाउंट बनता है। हाँ, हमने अकाउंट का नाम रखना है ना कोई, तो हम अंडर ओवर अप्लाइड के दो अलग-अलग अकाउंट नहीं बनाते, एक ही अकाउंट बनाते हैं। और इसका प्रोसीजर जो होता है वो हर महीने होता है। हर महीने ये वाली एंट्री होती है, अंडर ओवर अप्लाइड की हर महीने एंट्री होती है। व्हाट इट? तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, किसी महीने ओवर हो जाते हैं, किसी महीने अंडर हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग दोनों में क्या करते हैं, एक ही अकाउंट यूज करते हैं। कभी उसका क्रेडिट बैलेंस आ जाता है, कभी उसका डेबिट बैलेंस आ जाता है, और इसका फिर हम लोग साल के एंड के ऊपर फिर एडजस्टमेंट करते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये देखो, मैंने ये सारा समझाने के लिए आपको बताया है कि कब क्या होता है। अगर आपकी ये एंट्री हो, ये एंट्री नजर आ रही है, तो फिर आपका क्या है? ओवर अप्लाइड। क्या है? और अगर आपकी दूसरी वाली जो इससे पहले हमने एंट्री की थी, अगर इस तरह की एंट्री नजर आ रही है, तो फिर ये क्या है? अंडर अप्लाइड। अब हम अपने क्वेश्चन पे जाते हैं। अब आप मुझे बताएंगी कि ये वाला कौन सी है? ये क्या है? ये ओवर अप्लाइड। क्या है ये? इसका मतलब ये हुआ कि अप्लाइड ज्यादा है और एक्चुअल कम है। तो एक्चुअल को अप्लाइड के बराबर लाने के लिए ये फिर हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? उसके प्लस करना पड़ेगा ना, उसके बराबर लाने के लिए। फॉलो करे बात को? या ओवर अप्लाइड थे तो इसको क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अब मैं हम लोग इसका क्वेश्चन करते हैं। उसके जी देखें जी, द टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट फॉर द पीरियड वाज 40,000। डायरेक्ट मटेरियल कितना है? 40,000। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एन एवरेज रेट ऑफ 10 पर आवर फॉर डायरेक्ट लेबर वाज 1/2 टाइम्स ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल। उसने कहा जी कि डायरेक्ट लेबर जो रेट है वो 10 पर आवर है, लेकिन हमें टोटल का नहीं पता। टोटल की इंफॉर्मेशन उन्होंने हमें दे दी है। उन्होंने कहा जी जो मटेरियल कॉस्ट है उसका 1.5 जो है वो क्या है? 1.5 गुना क्या है? उसका लेबर कॉस्ट है। इज इट क्लियर? तो अब आप इसकी कैलकुलेशन करने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे क्या है जी, ये एक्सरसाइज कौन सी है हमारी जी? AE 411। ओके, सबसे पहले हमें जो डायरेक्ट मटेरियल्स दिया गया है, डायरेक्ट मटेरियल्स है हमारे पास 40,000 का। ओके, डायरेक्ट लेबर रेट दिया गया है, दैट इज 10 पर आवर। ऐसा ही है ना जी? ओके, और टोटल डायरेक्ट लेबर जो है वो बराबर है 1.5 टाइम्स ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। फॉलो करें बात को? जिसका मतलब है फिर टोटल डायरेक्ट मटेरियल कितना आ गया हमारे पास? टोटल डायरेक्ट लेबर आ गई इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाय 40,000, दैट इज इक्वल टू 60,000। ओके, जब 60,000 निकला गया तो अब हमारे पास आ जाएगा डायरेक्ट लेबर आवर्स। डायरेक्ट लेबर आवर्स बराबर किसके आ जाएंगे? देखो जी, टोटल डायरेक्ट लेबर डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर रेट पर आवर। पर आवर रेट जो है वो 60,000 डिवाइडेड बाय रेट दिया हुआ है क्या जी? 10। तो क्या आ जाएगा आपके पास? 6,000 आवर्स आपके पास जो है वो आ जाएंगे। अब इसको कैसे कैलकुलेट किया है मैंने? देखो, आवर्ली रेट बराबर होता है टोटल डायरेक्ट लेबर डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स। इज इट? जब मैं इसको फॉर्मूला को टोटल आवर्स बराबर है
किसके जी, टोटल डायरेक्ट लेबर डिवाइडेड बाय, ये मैं क्या करूंगा, इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा। समझ आ रही बात की, ठीक है कि नहीं? तो इसी को फॉर्मूला को मैंने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया और उससे क्या कर लिया है, डायरेक्ट लेबर क्या करे, आर्स निकाल लिए हैं। तो इसलिए डायरेक्ट लेबर रेट के साथ जब मैं डिवाइड कर रहा हूं तो इसके मुताबिक ये वाला, ये फॉर्मूला मैंने इस तरीके से ड्राइव किया है, ये वाला जो यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है। तो 6000 आवर्स आ गए। अब इसके बाद जो है वो FOH क्या है, FOH किसके बराबर है, फैक्ट्री ओवरहेड वाज अप्लाइड ऑन द बेसिस ऑफ 4 पर डायरेक्ट लेबर आवर्स, 4 पर डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो अब इन इंफॉर्मेशन को हम यूज करके क्या कर लेते हैं, व्हाट वाज द टोटल एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड फॉर द पीरियड, एक्चुअल FOH कितने थे ये हमने बताने हैं। तो पहली बात तो यह है कि अप्लाइड FOH निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, अप्लाइड। ओके जी, अप्लाइड FOH इज इक्वल टू अप्लाइड रेट मल्टीप्लाई बाय आवर्स वर्कड। अप्लाइड रेट हमें दिया हुआ है 4 पर आवर मल्टीप्लाई बाय, अभी रेट हमने आवर्स निकाले हैं, दैट इज 6000। तो अप्लाइड FOH कितने आ गए, 24,000 हमारे पास अप्लाइड FOH आ गए। गॉट इट जी। और हमने जहां पे जो एंट्री की थी उस वो हमें क्या बता रही थी जी बेटे, क्या बता रही थी, ओवर अप्लाइड थे ना। तो हमने कहा हमने जो अप्लाई किए हैं वो कितने किए हैं, 24,000, और ये क्या है, ओवर अप्लाइड है। कितनी अमाउंट से ओवर अप्लाइड है, 2000 से। तो फिर एक्चुअल क्या आएगी, फिर जब आप लोग इसमें से 2000 को माइनस करोगे तो एक्चुअल के बराबर आ जाएगी ना। इज इट क्लियर? ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्चुअल FOH बराबर क्या आएगा, अप्लाइड माइनस ओवर अप्लाइड। आप जब अप्लाइड में, ये बेसिकली मिसिंग फिगर्स वाली जो होते हैं ना क्वेश्चन, ये उस तरह के क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे एक्सरसाइजेस जो शॉर्ट के तौर पे आ सकते हैं, या आपको जो वो मल्टीपल चॉइस के तौर पे आ सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। जी जी ऑफ कोर्स उसके साथ था वो, इसीलिए तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, लिंक कर रहा हूँ। वो समझाने के लिए था कि वो एक एंट्री को देख के आपने फैसला करना है कि वो अंडर अप्लाइड थे कि ओवर अप्लाइड थे। इज इट क्लियर? तो हम लोगों ने कहा था कि वो क्या है, ओवर अप्लाइड। और जब ओवर अप्लाइड है तो फिर आपने क्या करना है, इसमें से 6000 जो 24,000 में से ये एडजस्टमेंट करेंगे। जब आप एडजस्टमेंट करोगे तो आपके ऑटोमेटिकली क्या आ जाएंगे, एक्चुअल FOH आ जाएंगे। तो अप्लाइड FOH थे आपके कितने जी, 24,000 माइनस ओवर अप्लाइड अभी जो आप लोगों ने देखे वो कितने थे, 2000। जो एंट्री हमें दी गई है वो क्या बता रही है कि FOH क्या है, ओवर अप्लाइड है। तो ओवर अप्लाइड को जब आपने एडजस्ट किया तो एक्चुअल FOH फिर कितने हैं, 22,000। क्लियर है? और मैं वही वाली एंट्री को अगर आप यहां पे भी आपको करके बताऊं तो क्या आता है, FOH का ये अकाउंट बनता है। अप्लाइड आपके क्रेडिट साइड पे आने हैं कितने बेटे, 24,000, और एक्चुअल अभी आपने ये कैलकुलेट किए हैं कितने, वो इस साइड पे आने हैं। ऐसा ही है, इन दोनों का जो फर्क है वो किस साइड पे आना है, डेबिट साइड पे। कितना, 2000। और FOH का अकाउंट किस साइड पे आ रहा है, डेबिट साइड पे। तो फिर एंट्री क्या बनती है, FOH डेबिट और अंडर ओवर अप्लाइड अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट से बेटे, तो इसी एंट्री से शुरू हुए थे ना हम। सही है, समझ आ गई बात की, इसी एंट्री से शुरू हुए थे। आखिर में भी मैंने आपको वही वाली एंट्री करके समझाने की कोशिश की है कि ये किस तरीके से है। क्लियर है? ओके जी। अच्छा, फिर इसके बाद छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, कोई लंबे नहीं हैं। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज नंबर 12 देखते हैं, डिटर्मिनिंग लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। देखें जी, वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट उन्होंने हमें दिया हुआ है, और मटेरियल है, लेबर है, फैक्ट्री ओवरहेड है और फिनिश्ड गुड्स है। If the material charge to the one uncompleted job still in process amounting to rupees 3,400,
वो कहता है जी अगर अनकम्प्लीटेड जो जॉब है उसके ऊपर जो FOH अप्लाई किए गए हैं, सॉरी मटेरियल जो चार्ज किया गया वो है 3400 का, what amount of labor and factory overhead must have been charged to the job if the factory overhead rate is 100% of direct labor cost। अगर FOH जो है वो 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हम अप्लाई करते हैं तो बताएं जी कि आपके पास जो है वो जो अनकम्प्लीटेड जॉब है उसके ऊपर FOH और लेबर कितनी लगी हुई है। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, अब इसी अकाउंट को ही हम लोगों ने यूज करना है अपने डेटा में। तो अब मैं इसका सोल्यूशन आपके साथ शेयर करता हूं, फिर हम लोग इसको करते हैं। ओके जी, ये एक्सरसाइज हमारी कौन सी है जी? E412। ओके जी, अब आपके पास ये एक अकाउंट बना हुआ है। ये कौन सा अकाउंट है? वर्क इन प्रोसेस का। मटेरियल्स इसको चार्ज किए गए हैं कितनी अमाउंट से बेटे? गौर करें जी, 15,000, 16,000, फिर 16,000। ओके, इसको हम लोग देख लेते हैं जी। मटेरियल्स हैं जी 15,000, डायरेक्ट लेबर 16,000 और FOH वो भी क्या है जी? 16,000। ओके, अब उसके बाद जो क्रेडिट साइड पे हमें दिया गया है फिनिश्ड गुड्स, वो कितनी है जी? 40,000। फिनिश्ड गुड्स वो हैं जो हमने जॉब्स कंप्लीट कर ली थी और कंप्लीट करके स्टोर में भेज दी, तो उससे क्या हो जाएगी? वो फिनिश्ड गुड्स अकाउंट डेबिट और वर्क इन प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट की एंट्री करते हैं ना वो आप लोग, जो आपको मैंने शुरू के लेक्चर्स के अंदर समझाने की कोशिश की थी कि हम लोग जो है वो इसकी कंप्लीटेड गुड्स की एंट्री कैसे करते हैं। ओके जी, ये है जी हम लोग फिनिश्ड गुड्स की वजह से वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट हो रहा है जी 40,000 का। ओके, अब आप ये देखें जी कि इसका एंडिंग बैलेंस कितना निकलता है। टोटल कितना है? 47,000। और इधर भी आप क्या लिखोगे? 47,000। और फिर रिजल्टिंग अमाउंट क्या है? 7,000। तो ये क्या है? क्लोजिंग बैलेंस। इज इट क्लियर? ये वर्क इन प्रोसेस का क्या है? क्लोजिंग बैलेंस। अब इसके अंदर तीन चीजें शामिल हैं। कौन कौन सी? डायरेक्ट मटेरियल भी शामिल है, फिर डायरेक्ट लेबर भी, और फिर FOH भी। और हमें बता दिया गया कि इसके अंदर जो डायरेक्ट मटेरियल है वो कितना है जी? देखें जी, हमें यहाँ पे बता दिया गया है कि डायरेक्ट मटेरियल जो है वो हमारे पास इस सवाल के अंदर जो एंडिंग इन्वेंट्री है उसके अंदर कितना डायरेक्ट मटेरियल है? 3,400। इज इट क्लियर? ओके, अब आप यहाँ पे जरा गौर से देखें कि ये है जी 3,400। डायरेक्ट लेबर का भी नहीं पता, FOH का भी नहीं पता, और टोटल कितना है? टोटल कितना है? 7,000। इसका मतलब है इसमें से इसे माइनस करूंगा तो ये इन दोनों की फिगर आ जाएगी। कितनी आती है ये? 3,600। इसका मतलब हुआ डायरेक्ट मटीरियल, सॉरी डायरेक्ट लेबर प्लस FOH बराबर किसके है? 3,600 के। ओके, डायरेक्ट लेबर प्लस FOH क्या है? 100% ऑफ। ये भी हमें गिवन है ना, ये भी हमें सवाल में बताया गया है कि डायरेक्ट लेबर का कितने परसेंट है FOH? 100%। इज इट क्लियर? तो ये आ जाएगा 100% का मतलब क्या होता है? मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये मैं 100% को इस तरीके से लिख दूं 1 इंटू डायरेक्ट लेबर। 100% 1 नहीं होता है ना, तो ये भी क्या आ जाएगा? 1 डायरेक्ट लेबर, और ये भी पीछे क्या है? 1 डायरेक्ट लेबर, और इज इक्वल टू किसके आ गया? 3,600 के। इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 डायरेक्ट लेबर इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? 3,600 के। और डायरेक्ट लेबर किसके बराबर आ गया? 3,600 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया बेटे? 1,800। और FOH भी फिर क्या है? डायरेक्ट लेबर का 100%। तो डायरेक्ट लेबर अभी आपने कैलकुलेट कर लिया कितना जी? 1,800 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो क्या आ जाएगा? ये भी 1,800। तो FOH भी आपके पास क्या आ गया? 1,800। डायरेक्ट लेबर भी आ गया 1,800। तो इक्वेशन बना के आप क्या कर सकते हो? इसकी मिसिंग फिगर को कैलकुलेट कर सकते हो। मैं रिपीट किए देता हूं। हमने ये कहा कि वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट बनाया।
वर्क इन प्रोसेस को हमने डेबिट किया था 47,000 से, हमने क्रेडिट किया 40,000 से, इनका जो नेट इंपैक्ट आया वो क्या आ गया 7,000, वो है इसका क्लोजिंग बैलेंस। मीन जो अभी इन प्रोसेस चीजें पड़ी हुई हैं ये वो कितने की पड़ी हुई हैं 7,000 की। इज इट क्लियर? उनकी चीजों की जो 7,000 की चीजें हैं उनमें से 3400 का क्या लगा हुआ है मटेरियल, ये हमें गिवन है हमारे क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन, और टोटल इनकी वैल्यू है 7,000। 3400 उसमें से माइनस करेंगे तो बाकी फिर जो क्या है वो दो चीजें हैं, कौन कौन सी, डायरेक्ट लेबर और एफओएच, उन दोनों की अमाउंट मिलके कितनी बनती है 3600। तो हमने कहा डायरेक्ट लेबर प्लस एफओएच बराबर है किसके 3600 के, और हमने कहा डायरेक्ट लेबर प्लस एफओएच भी किसके बराबर है 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर, तो मीन डायरेक्ट लेबर के बराबर। इज इट क्लियर? तो 1 डायरेक्ट लेबर प्लस 1 डायरेक्ट लेबर वो भी क्या आ जाएगा फिर 2 डायरेक्ट लेबर आ जाएंगे, इन दोनों को आप प्लस कर लोगे, जैसे अलजेब्रिक मेथड करते हो आप लोग, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप हल नहीं करते हो, अलजेब्रा किया हुआ है ना मैट्रिक में आपने, तो ये बिल्कुल उसी तरीके का है। तो आप लोगों ने क्या किया, इन दोनों को प्लस किया तो ये 2 डायरेक्ट लेबर आ गया, और डायरेक्ट लेबर बराबर आ जाएगा 3600 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1800 आ जाएगा, और इसी के ही बराबर क्या आनी है उसकी एफओएच आ जानी है। तो इस तरीके से आप एफओएच की कैलकुलेशन कर सकते हैं। होप्स हो कि आप लोग जो है वो तमाम कैलकुलेशन इस तरीके से समझ के होंगे। एक छोटा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बस, वो जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए कि जो एक अकाउंट होता है एफओएच का उसकी शक्ल क्या होती है और उसमें से क्या क्या इंफॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो दिस इज आवर एक्सरसाइज नंबर यू मस्ट से 413, एक्सरसाइज 413 है जी। पहला सवाल है व्हाट इज द टाइटल ऑफ द अकाउंट। ये आपके सामने अकाउंट बना हुआ है, आप बताएं कि किसका टाइटल क्या है। तो आप जरा गौर करें कि ये एक ऐसा अकाउंट है जिसकी डेबिट साइड के ऊपर इनडायरेक्ट मटेरियल है, सुपरवाइजर सैलरी है, पार है, बिल्डिंग एक्सपेंसेस है, मिसलीनियस ओवरहेड्स हैं, और उसके बाद बैलेंस दिया हुआ है। तो मीन ये क्या है, ये सारे खर्चे कौन से हैं एफओएच के। तो मैंने आपको बताया था ऐसा अकाउंट जिसकी डेबिट साइड के ऊपर एक्चुअल एफओएच लिखे जाते हैं वो कौन सा अकाउंट कहलाता है, एफओएच कंट्रोल अकाउंट कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, ये फैक्ट्री ओवरहेड का अकाउंट है। और क्रेडिट साइड के ऊपर क्या आता है, वर्क इन प्रोसेस अप्लाइड एफओएच। इज इट क्लियर? तो ये क्या है, सारे एक्चुअल एफओएच हैं और ये क्या है, अप्लाइड एफओएच है। तो जब आप लोग एफओएच अप्लाइड की और एक्चुअल एफओएच की एंट्रीज करोगे और एक अकाउंट बनाओगे तो वो ये शक्ल का बनेगा। इसलिए इस अकाउंट का नाम क्या है, एफओएच अकाउंट। क्या कहते हैं इसको, फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट। इसको हम फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट भी कहते हैं। क्लियर है? ओके। इज दिस अ डिपार्टमेंटलाइज्ड फैक्ट्री, क्या ये डिपार्टमेंटलाइज्ड फैक्ट्री है। अकाउंट से हम देख के पता कर सकते हैं कि यार ये डिपार्टमेंटलाइज्ड फैक्ट्री है कि नॉन डिपार्टमेंटलाइज्ड फैक्ट्री है। याद रखिएगा अगर वर्क इन प्रोसेस सिर्फ एक ही हो तो समझ लें नॉन डिपार्टमेंटलाइज्ड है। अगर होता वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट 1, वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट 2, वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट 3, वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट 4, तो फिर क्या होता, डिपार्टमेंटलाइज्ड फैक्ट्री थी। इज इट क्लियर? तो अगर तो डिपार्टमेंट वाइज एफओएच चार्ज किए गए हूं, क्योंकि एफओएच जो होते हैं या तो पूरी फैक्ट्री को चार्ज किए जाते हैं या फिर डिपार्टमेंट वाइज चार्ज किए जाते हैं। अगर डिपार्टमेंट वाइज चार्ज किए हुए जा रहे हूं तो एफओएच की फिर एक एंट्री नहीं होगी, फिर जितने डिपार्टमेंट्स होंगे उतनी एंट्रीज होंगी। गॉट इट? इसलिए ये कौन सी अकाउंट, ये कौन सा अकाउंट है, नॉन डिपार्टमेंटलाइज्ड फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट्स नहीं है, इस फैक्ट्री के अंदर कोई भी डिपार्टमेंट्स डिफरेंट नहीं है। ओके, फिर उसके बाद क्या है, व्हाट डज द बैलेंस ऑफ 1100 रिप्रेजेंट, किस साइड पे आ रहा है, डेबिट साइड पे। तो ये जो बैलेंस है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, अंडर ओवर अप्लाइड एफओएच को। इज इट क्लियर? अंडर ओवर अप्लाइड एफओएच। और अंडर ओवर अप्लाइड में जब एफओएच की डेबिट साइड पे नजर आ रहा हो तो ये क्या होता है, ओवर अप्लाइड। एफओएच के डेबिट साइड पे अगर नजर आ रहा हो तो क्या होता है, ओवर अप्लाइड। ये याद रख लें, लिख लें इसको साथ कि अगर एफओएच के अकाउंट का बैलेंस डेबिट साइड पे नजर आ रहा हो तो वो क्या होता है,
ओवर अप्लाइड, और अगर क्रेडिट साइड पे नजर आ रहा हो तो वो क्या होता है, अंडर अप्लाइड। इज इट क्लियर? लेकिन अकाउंट एक को ही चार्ज किया जाता है दोनों साइड के ऊपर, अंडर ओवर अप्लाइड दोनों नाम यूज होते हैं उसके लिए। ओके जी। How was the 50% of rate determined? Explained without numbers. 50% of the 16,000 direct labor. 50% of 16,000 direct labor. उन्होंने कहा जी कि how was that 50% rate determined? 50% rate कैसे determine किया गया है? तो basically FOH has been determined on the basis of direct labor cost. किसकी basis के ऊपर? Direct labor cost. Whichever the direct labor cost will be, of that cost 50% will be FOH. Is it clear? यहां पे क्या किया जा रहा है कि 50% रेट कैसे डिटरमिन किया गया है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, कैसे डिटरमिन किया गया है, क्या करोगे आप लोग, FOH कॉस्ट इज इक्वल टू FOH रेट इज इक्वल टू FOH रेट इज इक्वल टू एस्टिमेटेड FOH डिवाइडेड बाय टोटल लेबर कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। मैं रिपीट किए दे रहा हूं जी, FOH रेट इज इक्वल टू, जी जी जी, उन्होंने कहा जी कैसे डिटरमिन किया गया है 50% रेट, तो मैं वही बताने जा रहा हूं कि रेट इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो जब भी कॉस्ट होगी तो वो परसेंटेज में आएगी, तो लिखोगे रेट इज इक्वल टू estimated FOH divided by total labor cost multiplied by 100. What disposition should be made to the balance assuming that this is the end of the fiscal year? Disposition आप कैसे करोगे? Disposition end of the year CGS में करते होते हैं। Cost of goods sold को आप लोग क्या कर देते हो, चार्ज कर देते हो under over applied। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा कब आप लोगों को इसकी क्लैरिटी आ जाएगी। Thank you so much for being with me। अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज, आप अपना ख्याल रखिएगा।